आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th जो चैप्टर 3rd है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3 जो बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कर चुके थे। 3.2 जो था एक्सरसाइज वो बेस्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। ये किस चीज के मेथड है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। ठीक है, तो आज हम 3.3 करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो इस मेथड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्यों है नाम इसका? क्योंकि हम एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को पहले। ठीक है, कोई भी हमें लीनियर इक्वेशंस दी होती है, लीनियर इक्वेशन दी होती है दो वेरिएबल में, तो वहां पर क्या होता है, दो इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया होता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या? जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबकी डिग्री कितनी होगी? 1। यहां पर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करना जो वैल्यूज इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स थे। तो पहला हमारे पास जो मेथड हमने पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हमने एक्सरसाइज किया था किसमें? 3.2 में। 3.2 में हमने बहुत सारा एक्सरसाइज किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस का। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो इसके स्टेप्स क्या हैं देखो। इसके जो स्टेप्स हैं, एक मिनट, इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमें दो इक्वेशंस दी होंगी, जैसे मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशंस दी हैं। या यहां पर हम लिख लेते हैं 2x, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ऐसा दिया है। और फिर हमें दूसरी इक्वेशन दी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये हमें इक्वेशन दी है मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। मतलब कि इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों में से कोई एक जो वेरिएबल है, कौन से दो वेरिएबल्स हैं? x और y। तो इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशंस में सेम हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम y को देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर +3 है और यहां पर -1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है और यहां पर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको 1 से कर देते हैं, तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। y का कोफिशिएंट दोनों में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम रहेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कि इस ऊपर वाले को जीरो से नहीं कर देंगे, ऊपर वाले को भी जीरो से हमने कर दिया और नीचे वाले को भी जीरो से कर दिया, और फिर हम कह रहे हैं कि देखो y तो गायब ही हो गया, तो y की जगह फिर x भी तो गायब हो गया, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोफिशिएंट जो है एक वेरिएबल का वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक इक्वेशन को दूसरे में से। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और अगर हम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें देखना क्या पड़ेगा कि हमें फायदा किसमें हो रहा है, हमारा एलिमिनेट कैसे होगा वो एक वेरिएबल, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इस लाइन को पूरा रीड करूंगा मैं, तो क्या करेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक इक्वेशन को दूसरे से, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, इस तरह से कुछ हम करेंगे सो दैट एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी किसमें, एक वेरिएबल में, क्योंकि एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया। तो अब हम जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर 2x प्लस 3y। अब हम क्या करें यहां पर, बताइए आप क्या करें? हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है y का वो दोनों जगह सेम हो गया है, 3 हो गया, यहां पर भी 3 हुआ है। अब अगर मैं इसको माइनस करूं, मतलब कि 2x, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है 1 और ये जो नीचे वाली है 2, अगर 2 को मैं 1 में से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो वो दोनों तो जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6y। तो इससे क्या होगा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि एलिमिनेट नहीं होगा y, और 2x और 9x तो बचा ही हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं करना हुआ तो प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं सॉरी एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करेंगे तो प्लस 3y एंड माइनस 3y कैंसिल आउट, यहाँ पर साइन चेंज तो है नहीं कोई, 2x एंड 9x आर 11x इज इक्वल टू 13 एंड 9 कितना होता है 22, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये क्या मिला हमें, एक लीनियर इक्वेशन मिली, लेकिन एक वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। यहां से हम x को सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 22/11 इज इक्वल टू 2, ठीक है, x के लिए सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर एक और चीज हो सकती है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज नहीं दो चीज और हो सकती है, दो केस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिले, ट्रू स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट सही होगी, सही मतलब वो इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस्ड आएगी, ठीक है, जैसे कि 2 इज इक्वल टू √4, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट अगर ऐसा आ जाता है 2 इज इक्वल टू 3, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इफ यू गॉट अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल्स, कि हमें ट्रू स्टेटमेंट तो मिले लेकिन वेरिएबल दोनों ही एलिमिनेट हो जाए, मतलब x भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन होगा कि जो ओरिजिनल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे वहां पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस थे, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, या पहले इस केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 को अगर हम डिस्कस करें तो मान लीजिए एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमें, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है x मान लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन है, और हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, अगर मान लीजिए मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसको 1 से कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा 2x, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और ये जो इक्वेशन होगी 1 मतलब सेकंड वाली, ये क्या हो जाएगा 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तभी तो एलिमिनेट होगा, क्योंकि अगर हमने एडिशन कर दिया तो फिर x और ये 2x और ये 2x कितना हो जाएगा 4x, ये 2y कितना हो जाएगा 4y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बचपन में भी किया करते थे तो हम बेसिकली क्या करते थे 4 और 2, इसको अगर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे तो प्लस प्लस होता था ना, लेकिन यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते थे, लेकिन हम डायरेक्टली क्या लिखते थे 4 - 2, बट एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे माइनस मतलब का जो +2 होता है उसका साइन चेंज करके हम माइनस कर देते हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट करते हैं तो बचपन में हमें ये बात पता ही नहीं चलती कि ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि यहाँ पर प्लस का जो साइन था, ये जो प्लस का साइन था उसको हमने चेंज करके माइनस डायरेक्टली लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कहीं भी करना होता है तो हमें साइन चेंज करना होता है, यहाँ पर भी साइन चेंज, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, 0 0 के इक्वल होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन नो वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी नहीं बचा है। तो अगर कोई भी वेरिएबल नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था इसके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस थे, ठीक है, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस थे। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इफ यू गॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब क्या कि ऐसा आ जाता है कुछ 3 इज इक्वल टू 4, ये क्या होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इफ यू गॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, फॉल्स स्टेटमेंट आता है और वेरिएबल नहीं है वहां पर भी कुछ, तो फिर क्या होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो थे वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यही ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये मान लीजिए ये है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एज इट इज छोड़ देना किसी चीज को। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और इधर क्या हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, व्हाट डज दैट मीन, कैंसिल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, क्या 0 -1 के इक्वल होता है, नहीं, 0 -1 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट भी है और नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं बचा है आउटपुट में, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल भी नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था।
कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब ये क्या था, इनकंसिस्टेंट था। और अगर हम ग्राफ पे इन लाइंस को ड्रॉ करते तो क्या आता, इस पे ड्रॉ करते तो क्या आता, दोनों लाइंस पैरेलल आती। पैरेलल लाइंस जब होती हैं तभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो इसमें क्या होता, ये दोनों लाइंस पैरेलल आती। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और अगर हम इस वाले का डिस्कस करें, केस वन का ग्राफ कैसा बनता, केस वन का ग्राफ बनता एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तभी तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, हर जगह एक सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस।